Hey, hi, this is योगेश जादव फ्रॉम द माई स्पेस क्लास। ओके, सर आज अपन बस बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि हम ऑटोमेशन के जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। राइट। तो इससे क्या होगा, जिसका भी प्रिपरेशन हो चुका है तो उसको थोड़ा आइडिया आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या आंसर बताना है आपको इंटरव्यू में। ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जाए ताकि सब लोगों को समझ में आए और काम का भी बन जाए। ठीक है। तो अगर आप मैंने इसके नोट्स बनाए कुछ, तो कभी भी आप कभी इंटरव्यू देते हो तो पहला पहला क्वेश्चन आता है आपको, टेल मी अबाउट योर सेल्फ आता है। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली वो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के ऊपर पूछते हैं। थर्ड उसके बाद वो जावा के उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जावा के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछते हैं। फिर सिलेनियम आता है। फिर टेस्ट एनजी आता है। फिर गीट मेवन CI/CD, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ये इतना मायने नहीं रखता। ये आपके ऊपर के 5 जो सेक्शन है, अगर इसमें आपको अच्छे से आंसर दे दिए, ये सिर्फ नाम के लिए पूछते हैं। बस आपको पता है क्या नहीं पता है कि आपको सिर्फ उनके आंसर बताना है। राइट। तो आपके लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर के दिख रहे हैं आपको, टेल मी अबाउट से फाइन। ओके। हमेशा याद रखना, आपको जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन होता है, तो वो हमेशा आपका रिज्यूम लिखता है। और रिज्यूम देखने के बाद वो पैरा रिज्यूम भी देखता है और आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं, भाई हाँ बता अभी तेरे बारे में। ठीक है। अभी इसमें 2 चीजें होती है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको ऑटोमेशन भी दिखाना होता है, कुछ कुछ मैनुअल भी दिखाना होता है। ऑटोमेशन का भी दिखाना होता है, प्लस कुछ लोग मैनुअल का भी दिखाते हैं। अभी बहुत से लोग क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि क्या करना है एग्जैक्टली, कितना बताना है। तो अब इसमें क्या करना है पता है क्या, आपका हैंड्स ऑन कितना है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे कि मान लो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑटोमेशन है, तो मैं क्या बोलता हूँ, 100% मेरा ऑटोमेशन है। राइट। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 80% ऑटोमेशन होता है, मतलब अच्छा होता है, 20% मैनुअल होता है। किसी किसी का 70% बोल सकते हो और किसी का 30% बोल सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं मेरे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे 2 ईयर्स का मैनुअल है, उसके बाद मैंने ऑटोमेशन पे मूव हुआ। आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसा मत बताओ। आप अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है उनको बताओ कि हाँ मेरा 70% मैनुअल ऑटोमेशन है और 30% मैनुअल। उनको खुद ब खुद उनका खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा, हाँ भाई का कल क्या है। ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपकी आप जिस पोजीशन की अप्लाई कर रहे हो उसका ये ध्यान में रखो कि इसका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज में तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है या मैनुअल रिक्वायरमेंट। अगर मान लो उन्होंने बोला कि ऑटोमेशन चाहिए तो आप बता सकते हो 80 या 70%, 100%, आपके ऊपर कॉल है। अगर उन्हें मैनुअल का बताया तो आप मैनुअल के हिसाब से आपका परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया क्या कहता ना। तो अभी मैं तो मोस्ट रिकमेंड करता हूँ, मैं तो 100% मेरा तो पूरा ऑटोमेशन ही है। कुछ कुछ लोगों का ऑटोमेशन में मैक्सिमम कल होता है, मतलब तो 70-30 बोल दो, थोड़े से शायद ऐसे वैसे कुछ मैनुअल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, स्मोक क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अपना क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। ये याद रखना आपको, टेल मी। कुछ कुछ लोग ये बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, मेरा इंजीनियरिंग यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। आपको ये कुछ भी नहीं बताना, याद रखना। बस आपको क्या बताना है, जो मैंने लिखा है वो बताओ। और याद रखना आपको उस टेल मी अबाउट इसको आपको 2 मिनट्स तक लेके जाना है। 2 to 3 मिनट के, टू मतलब ऐसे बोल सकते हैं। मैं ऐसे 1.2 मतलब 1.5 मिनट से या 2 मिनट के बीच में आपको ये खत्म होना चाहिए। आधा मिनट में भी खत्म नहीं करना तो वो बोर हो जाएगा, अरे इसको कुछ पता है कि नहीं, ऐसे भी बोलना। राइट। और एक चीज होता है, सब लोग अगर आप आजकल ऐसे में बोल सकते हो 98 या 90 में 100% बोलूंगा, सब जगह पे अजाइल प्रोसेस यूज करते हैं। याद रखना, सब तरह पे क्या करते हैं, अजाइल प्रोसेस करते हैं। तो अजाइल के कुछ सेरेमनीज है, अजाइल सेरेमनी करते हैं। वो होता है स्टोरी टेलिंग होता है, दूसरा होता है स्प्रिंट प्लानिंग होता है। ये क्यों चाहिए मैं आपको बताऊंगा। स्प्रिंट प्लान अपना, हम लोग जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में लेंगे ना, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंट प्लानिंग होता है। फिर स्प्रिंट का एग्जीक्यूशन होता है। फिर स्प्रिंट का रिव्यू होता है, जो भी स्प्रिंट किया है उसका रिव्यू होता है, अच्छा क्या क्या इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्शन होता है। राइट। अभी मुझे मुझे जो आपको बताना है ना, बेसिकली ये चीज बताना है मुझे, ये आपका अपने टेल मी अबाउट इसमें आना है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग इसको कैसे कोरेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने जब भी कभी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट, तो मैं इनको बताता हूँ। तो माय नेम इज, यहाँ पे मैं लिखता है योगेश यादव, मेरा नाम योगेश यादव है। ठीक है। आई हैव स्टार्टेड विथ करियर, अभी मेरी फर्स्ट करियर तो कंपनी थी, ओरेकल थी। तो मेरे का स्टार्टिंग कंपनी ओरेकल था, तो मैं यहाँ पे कितने साल तक रहा, उसके बाद मैंने कहाँ पे स्विच किया, ये वो सब मैं बता देता हूँ। राइट। आई एम वर्किंग एज ऑटोमेशन टेस्टर। आई एम वर्किंग एज
एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक है, आपको भी वैसे बताना है, आपका नाम बताना है, आई हैव स्टार्टेड करियर विद दिस। अगर आपकी एक ही कंपनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई करंट कंपनी इज दिस वन। ओके, एंड आई एम वर्किंग एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। या फिर और आप इसको यहाँ पे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपका 70% ऑटोमेशन है तो 70% ऑटोमेशन और 30% मैनुअल तो 30%। आपके इसके हिसाब से बताओ। ठीक है, मैंने कौन से टूल यूज किए उस कंपनी में या अभी करंट कंपनी में कौन से यूज कर रहा है, तो आपका ये पूरा का पूरा उसमें ये पीछे चला जाएगा। राइट, तो आपको उनको पता चलेगा हाँ भाई ने इतनी इतनी कंपनी चेंज की है, या फिर इसका भी ये चल रहा है। उसके बाद जो इंटरव्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो एक्सपेक्टेड आंसर होता है टेल मी अबाउट, उसको ये चाहिए भाई तू अभी के प्रोजेक्ट में अभी तू क्या कर रहा है, तेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। राइट, तो मैंने जैसे बताया हर कंपनी में अभी अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी जो फर्स्ट सेशन क्या होता है, स्टोरी टेलिंग सेशन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। राइट, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उसको हम स्प्लिट आउट करते हैं थोड़े थोड़े अच्छे, मतलब सारे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं उसमें से कोई रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टेक होल्डर या इसका मास्टर को बताते हैं कि हमें ये नहीं आया, इसको क्लेरिफाई करो, ताकि इसका फायदा हो सके हमें आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सारा स्टोरी टेलिंग में सेशन में हम लोग क्या करते हैं, सारे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, बेसिकली वी आर फॉलोइंग अजाइल मेथोडोलॉजी। राइट, फर्स्ट टीम क्या होता है हमें, गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स और मैनुअल क्यूए टीम। अभी मैनुअल क्यूए टीम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरा पूरा प्रॉपर ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन में आजकल दो टाइप का चल रहा है। सम टाइम कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैरी आउट करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मैनुअल क्यूए जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसका मॉडल और टेस्ट भी हो चुका है, हमें उसको ऑटोमेट करना है, तो उनके पास कुछ टेस्ट केसेस वगैरह होते हैं, वो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। राइट, जैसे रिक्वायरमेंट गैदर होने के बाद, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम कभी भी देखो टेस्ट रन करते हैं ना, तो हमें इन स्कोप लिखना पड़ता है एंड आउट स्कोप लिखना पड़ता है। अब कभी आप प्लान देखोगे ना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इन स्कोप मतलब क्या होता है, अगर मान लो उन्होंने 100 रिक्वायरमेंट दिए, भाई 100 के 100 हम लोग टेस्ट कर सकते हैं क्या, या उसमें से कुछ चीजें हैं जो हमारे हमारे नजर से बाहर है, मतलब हमारे पॉसिबल नहीं है हमें। राइट, तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो इसमें अभी ऑटोमेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन के लिए आप लोग ये बता सकते हो, पहला तो टास्क अपना होता है रिक्वायरमेंट गैदर करना। दूसरा टास्क क्या होता है हमेशा याद रखना, हम लोग स्कोप डिसाइड करते हैं, भाई मेरा इसमें क्या क्या ऑटोमेट कर सकता हूँ। मान लो उन लोगों ने मुझे 100 टेस्ट केस दिए, तो 100 के 100 तो नहीं पॉसिबल है, उसमें से कौन से मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो हम लोग उसका उल्टा चलते हैं। तो मान लो मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है, तो 100 के 100 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसके से निकाल सकते हैं कौन से। तो मोस्टली हम लोग जो आउट ऑफ स्कोप होता है वो बोलने का हम लोग ओटीपी वेरिफिकेशन वाले जो भी होते हैं, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओटीपी के लिए हमें मोबाइल लगता है कि मोबाइल के पॉसिबल नहीं होता। कभी कभार ईमेल भी होता है, ईमेल के भी वो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद रिपोर्ट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो हम लोग कुछ कुछ लोगों की रिपोर्ट जो पीडीएफ में आते हैं ना, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उसका हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। राइट, उसके बाद हम लोग जब बैच जॉब, कुछ कुछ जगह पे बैच जॉब भी रन होता है। बैच जॉब जैसे इंटरनेट बैंकिंग में बैचेस में फाइल्स प्रोसेस होती है। राइट, तो बैच जॉब्स ही होते हैं बेसिकली, वो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि उसके लिए दूसरे मशीन की एक्सेस चाहिए, ये वो सब बहुत बड़ा खिचड़ी होता है, इसके लिए मोस्टली बोलने का बैच जॉब हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ क्यों टेस्ट केसेस और सीनियरिटी ना वन टाइम होते हैं। वन टाइम होता है मतलब कैसे है, आज आज आपने मॉडल किया, उसको टेस्ट किया, अभी इसका फ्यूचर में कभी इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्यूचर में इसको टेस्ट नहीं करोगे तो मुझे ऑटोमेशन करने का फ़ायदा क्या है। तो ऑटोमेशन हम उसी के लिए ही करते हैं जिस जो चीज़ हमें बार बार लगती है, ये वाली चीज़ आपका आउट ऑफ स्कोप होगा। तो इसीलिए जब भी कभी आप बोलोगे, तो पहला स्टेप अपना क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है। दूसरा होता है डिसाइड स्कोप ऑफ टेस्ट केसेस। तो आउट ऑफ स्कोप में मैंने अभी जैसे बताया, ईमेल वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, रिपोर्ट वेरिफिकेशन, बैच ऑफ रिलेटेड टेस्ट केसेस, फॉन्ट साइज, कलर ऑफ द पेज, ये भी मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लुक एंड फील वाले होते हैं, तो मोस्टली ये अवॉइड करते हैं। ये बात हुआ। उसके बाद हम लोग बताने का, हाँ तो हम लोग ये करते, ये मेरा एक बार गैदरिंग हुआ, स्कोप आउट ऑफ स्कोप हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते, क्रिएटिंग अ टेस्ट केसेस, जो मेरे पास जो सीनियर्स बने हुए हैं उसके मैं क्या करता हूँ, टेस्ट केस क्रिएट करता हूँ उसको और ऑटोमेट करता हूँ।
बराबर? आपके पास जो भी टेस्ट केस है और सिनेरियो है, आप उसको ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेट करने के ऑब्वियस आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करोगे, राइट? एग्जीक्यूट तो कर दिया आपने, अपना काम होगा। उसके बाद ऐसा होता है कभी-कभार है टेस्ट केस हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है। मतलब कैसे होता है कि हर जगह पे, हर कंपनी में या कभी-कभी कुछ-कुछ कंपनी ऐसा होता है कि हर मंथ में एक बार वो जितने भी आपके टेस्ट केसेस हैं, 1000 हो, 2000, एक बार रन करने पड़ते हैं। क्यों रन करने पड़ते हैं? क्योंकि जब भी कभी रिग्रेशन की साइकिल आती है, और रिग्रेशन साइकिल मोस्टली 3 महीने के बाद आती है, तब आपके इतने जो भी टेस्ट केसेस हैं, वो सब सही चल रहे कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कहा प्यास लगने के बाद कुआँ खोदना, वैसा नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हर महीने के एंड में हम लोग जितने भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अपना जो एनवायरनमेंट है वो कितना स्टेबल है। और जब भी कभी रिग्रेशन आएगा, तब हम लोग तब तक रेडी है सब कुछ। अगर कुछ जगह पे कुछ टेस्ट केसेस फटे या कुछ चेंजेस हुए, तो हम लोग उसको इमीडिएटली मेंटेनेंस कर सकते हैं। इससे आपको 5वां पॉइंट बताना है, मेंटेनेंस ऑफ द टेस्ट केसेस इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, सबको समझ में? मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी चीज़ें बताने का। ओके, मेंटेनेंस होने के बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिग्रेशन सूट एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बताया था, जब हम भी कभी हमें मोस्टली हम लोग जो ऑटोमेशन करते हैं, वो सब इसी के लिए करते हैं। जो रिग्रेशन साइकिल होता है, उसमें अब मैनुअल टेस्टर का काम बच जाए, इसके लिए चलता है। तो हम लोग रिग्रेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिग्रेशन सूट एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हम रिग्रेशन सूट एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑब्वियस है सारे के सारे टेस्ट केस कभी पास नहीं होंगे, कुछ कुछ टेस्ट केस फेल भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली टेस्ट केस फेल होते हैं, बग नहीं रेज करते। तो हम लोग हमेशा करते हैं, जो ऑटोमेशन का जो भी एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं जो भी फेल्योर टेस्ट केसेस है। अगर हमें कुछ मिसमैच हुआ, कुछ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इश्यू रेज करते हैं। कहाँ पे रेज करते हैं, रेज अ बग इन जीरा करते हैं। जीरा होने के बाद क्या करते हैं, ऑब्वियस अगर हम लोगों ने जीरा पे रेज किया है, तो मुझे पता है इस स्पेसिफिक मॉडल को भी किसने काम किया है। तो मैं क्या करूँगा, उस डेवलपर को बताऊँगा भाई मैंने बग रेज किया, और उससे कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्टिव डेवलपर टू रिजॉल्व दिस सूनर। बराबर ना? तो रिजॉल्व जैसे बग रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग को क्या करोगे, डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, भाई जल्दी कर दे ताकि मेरा काम बन जाए। बराबर, एक बार हो गया उसका काम बन गया। तो मान लो मेरा ये वाला होगा, तो मेरा जैसे रेगुलेशन साइकिल पूरा खत्म होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसका जो भी रिपेयर्स होता है, वो मुझे किसको भेजना पड़ता है, क्लाइंट्स को भेजना पड़ता है। तो बताना पड़ता है भाई मेरे 100 टेस्ट केस थे, 100 में से 95 पास हुए, 5 फेल हुए, तो 5 के लिए मैंने ये बग रेज किया, ये बग नंबर थे, ये सारी चीज़ें, इसके लिए इतना टाइम लगा था, मैंने ये इस दिन पे ये किया था और इस बिल पे किया था। ये आपको सब चीज़ें बताते हो। एक बार ये होगा, अगर आपका मान लो आपका पूरा कोड अच्छा है, तो आपका कोड हम लोग क्या करते हैं, गिट में चेक इन करते हैं, राइट? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इनडायरेक्टली हम लोगों ने यही बताया था। पहले केस में हम रिक्वायरमेंट गैदर किया था, स्प्रिंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हम लोग बेसिकली टेस्ट केस के ऑटोमेशन करते हैं। उसके बाद आपका कोड चेक इन होता है यहाँ पे, इस रिव्यू में हम लोग बोल सकते हैं, कोड को रिव्यू करते हैं। आपका जो भी टीम लीड है, उसको कोड को रिव्यू को भेजते हैं, गिट को कोड आपका कोड है गिट में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डेमो भी दिखाना पड़ता है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, शो डेमो टू द मैनुअल टीम टू फुलफिल द गैप बिटवीन अस। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है, बराबर है? मान लो मेरे 100 टेस्ट केसेस है, मैंने 100 के 100 ऑटोमेट किए, लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं कि जो हम लोगों से मिसमैच होते हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल टीम को बताते हैं भाई ऐसा एक बार आपकी तरफ से भी देख लो क्या मिसिंग है, कुछ नहीं, ये भी करते हैं। ओके। ओके, इसके बाद क्या करना है, इन्वॉल्व इन स्प्रिंट प्लानिंग। हम जो स्प्रिंट प्लानिंग होता है, जो सेकंड स्टेप होता है स्टोरी टेलिंग के बाद स्प्रिंट प्लानिंग, उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। क्यों, हम लोग स्क्रम स्क्रम मास्टर को अपडेट भी देते हैं अबाउट ऑटोमेशन प्रोग्रेस। भाई मेरा ऑटोमेशन का क्या स्टेटस है, कहाँ बैकलॉग है, कुछ ब्लॉकेजेस है कि नहीं है, हम लोग सब बताते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये 14 पॉइंट आपको बताना है। 14 पॉइंट में हो सकता है अभी आप भी देखो, आपकी ये 2 मिनट का हो सकता है, राइट? यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बताना है भाई मेरा बी हुआ है। अगर आपका अच्छे मार्क्स है बी में, आपका अच्छा कॉलेज है, आप बता सकते हैं, लेकिन ये मत बताओ मैं इस विलेज से हूँ या इससे, उनको कोई मतलब नहीं है। शायद क्या पता आप जिस विलेज का नाम लो उसको उसका नफरत हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मत बताओ ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्राई करो ये चीज़ ना बताओ। और मैंने जैसे बताया, उसको मोस्टली फोकस जो होता है आपका जो करंट प्रोजेक्ट है, करंट कंपनी का जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे ज़्यादा उसको मैटर करता है। आपके पुराने कितनी कंपनी आपने क्या काम किया है, उससे भी उसको ज़्यादा मतलब नहीं, आपका करंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद वाला जो सेकंड क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं वो है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के लिए मैंने क्या किया, छोटा सा फ्लो बनाया। ठीक है, आप सबको याद रखना है,
तो आपको क्योंकि आजकल ओरली हो रहा है तो आपको ईज़ी जाएगा। तो याद रखना आपको हमेशा नो कंपाउंड्स होता है। अब हम लोग जो भी ऑटोमेशन करने वाले हैं, कोई भी कंपनी हो, मोस्टली नो कंपाउंड 9 या 10 कंपाउंड इधर एक आध 2 इधर-उधर होता है कभी का कुछ-कुछ जगह में मिक्स अप कर देते हैं। तो उसका इतना नहीं, लेकिन आपके डेफ़िनेटली उतने कंपाउंड्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे जितना भी बेस्ट प्रैक्टिस है उसके हिसाब से मैंने इसके 9 कंपोनेंट बनाए। तो मैं ट्राई करता आपको एक्सप्लेन करने का, ताकि आप भी उसी तरह एक्सप्लेन करो और उनको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, हाँ भाई इसको सब पता है। ठीक है, अभी मैं 9 कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है? तो याद रखना आपका जो 9 कंपोनेंट है उसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो टेस्ट लेयर होता है। जहाँ पे आप आपके एक्चुअल में टेस्ट केसेस लिखते हो। याद रखना आप क्या करते हैं जहाँ पे आपके टेस्ट केसेस लिखते हो। और हम उनको बताना है, हम लोग यूज़ करते हैं सेलेनियम विथ टेस्टएनजी। क्या यूज़ करते हैं? सेलेनियम विथ टेस्टएनजी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, याद रखना। तो पहला लेयर होता है टेस्ट लेयर होता है, इसको मैं फर्स्ट नाम लिखता हूँ। दूसरा लेयर होता है इसे बेस लेयर लिखते हैं। तीसरा लेयर हम लोग इसे बोलते हैं कॉन्फ़िग बोलते हैं। ओके, तो ये बोला हुआ। इसके बाद हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग मान लो ये मेरा रिपोर्ट है। ये मेरा एक्सेल फाइल है जिसमें हम लोग टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं। ओके, एक्सेल होने के बाद यहाँ पे यूटिलिटी लेयर होता है। तो हमें क्या बताना है, इन सब के हर एक लेयर के कुछ ना कुछ बातें बताना है। और यहाँ पे होता है आपका बिज़नेस लिप होता है। यहाँ पे आपका पॉम लेयर होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है या फिर पेज फैक्ट्री बोल सकते हो, जिसमें आपके सारे स्क्रिप्ट और सारे जितने भी पूरे पेज के लिए ऑटोमेशन के जितने भी ऑब्जेक्ट लगेंगे वो सब इस तरह पे से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है जीयूआई लेयर होता है। जीयूआई लेयर मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, क्लिक, सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन चूज़ करना, किसकी वैल्यू उठाना है, किसमें कुछ पुट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था, जब भी कभी आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बताने का, वी आर यूजिंग बेसिकली वी आर यूजिंग Selenium विद टेस्टएनजी फ्रेमवर्क। वी हैव बेसिक 9 कंपोनेंट, जैसे मैंने 9 कंपोनेंट बताए, तो आपको ये 9 के 9 कंपोनेंट बताना है, राइट? जैसे ये 9 कंपोनेंट बताना है। अभी आपको हर एक लेयर का कुछ-कुछ छोटे-छोटे 4-4 पॉइंट बताना है। जैसे टेस्ट लेयर होता है। ये जो टेस्ट लेयर होता है ना, इसमें क्या होता है, हम लोग एक्चुअली टेस्ट केस लिखते हैं। जो टेस्ट केस होता है अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, टेस्टएनजी में @टेस्ट करके एक एनोटेशन है। ये मतलब ये बताता है आपका ये टेस्ट केस है। हम लोग क्या करते हैं, वी राइट द एक्चुअल टेस्ट केस इन द टेस्ट लेयर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग भी करते हैं, बराबर। ओके, इनेबल इक्वल ट्रू और फॉल्स यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग को बताना है टेस्ट लेयर हम लोग क्या करते हैं, देखो, वी हैव रिटर्न एक्चुअल टेस्ट स्टेप स्क्रिप्ट हियर, फॉर दैट वी यूज एट टेस्ट एनोजेट, बराबर। ये किसने दिया, दिस टेस्ट स्टेप स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एज पर प्रायोरिटी, बराबर ना। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी भी सेट करते हैं, प्रायोरिटी 0 1 2 3, राइट, वो बताते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभार कुछ-कुछ जगह पे हम लोगों को डेटा प्रोवाइडर भी यूज़ करना पड़ता है, याद है? डेटा प्रोवाइडर वाला एक एनोटेशन है, वो भी यूज़ करते हैं। जाके हम लोग बेसिकली यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे यूटिलिटी है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ-कुछ जगह पे एक्सेल से डेटा इस टेस्ट केस में टेस्ट लेयर में भेजते हैं। तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जावा, सेलेनियम है, यहाँ पे एक्सेल है। इन दोनों को रीड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना यूटिलिटी, तो इसके लिए यहाँ पे यूटिलिटी होता है, ये काम करेगा रीड और राइट एक्सेल का। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा इसके बारे में, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब भी टेस्ट केसेस लिखते हो, हम लोग कभी कुछ कुछ जगह पे हमें लिखना पड़ता है इनेबल इक्वल टू इनेबल इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो टेस्ट का एग्जीक्यूट होना या नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। समटाइम हमें ग्रुपिंग भी करना पड़ता है, कभी कभी बोलते हैं अपने टीम लीड या मैनेजर, भाई एक काम कर ले, अपने पास 100 टेस्ट केस है, उसमें सैनिटी का 100 रन कर दे, स्मोक का रन कर दे, रिग्रेशन रन कर दे, हम लोग ग्रुपिंग भी करते हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें, ये जो टेस्ट एनजी वाला है ना, उसमें आ जाएगा। ओके, समटाइम्स डिपेंड्स ऑन मेथड भी यूज़ करते हैं, याद है ना, 2 टेस्ट केसेस है, एक एट द रेट टेस्ट है और दूसरा एट द रेट टेस्ट है। और मैंने यहाँ पे लिखा डिपेंड्स ऑन, इस मेथड का नेम मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी ये टेस्ट केस पास होगा तभी ये टेस्ट केस रन हो जाएगा, नहीं तो रन नहीं होगा। अगर ये टेस्ट केस रन फेल हुआ ना, रन होने के बाद ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें सब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेयर में करते हैं। तो आपको ये बताना टेस्ट लेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो बेस लेयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली टेस्ट इंजन के जो भी बाकी के क्लासेस है, मतलब जो भी मेथड्स है वो कॉल होता है, तो उनको बताना है वी
यूज ऑल डिफरेंट एनोटेशन ऑफ टेस्ट एंजिन, जैसे बिफोर सूट होता है, बिफोर टेस्ट होता है, बिफोर क्लास होता है, बिफोर मेथड होता है, आफ्टर क्लास होता है, आफ्टर टेस्ट होता है, आफ्टर सूट होता है। बिफोर सूट में क्या करते हैं पता है क्या? मोस्टली ऐसा होता है, अगर मान लो मुझे आज रिग्रेशन रन करना है, तो रिग्रेशन रन करने एक सूट है पूरा, बराबर, रिग्रेशन एक सूट है, स्मोक एक सूट है, सूट रन करने से पहले हमें कुछ तो रन करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है बिफोर सूट। मतलब जैसे कि हमें खाना खाने से पहले कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ती है ना, जैसे कि हाथ धोना वगैरह, तो वैसे कुछ रन करने से पहले आपको कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मोस्टली, जो भी कॉन्फ़िग फाइल होती है, कॉन्फ़िग फाइल मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग यूज़र नेम, यूआरएल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। क्योंकि ये बुपर सूट क्या करता है, रन टाइम को उसको रन कर लेता है, फेच कर ले और उसको ग्लोबल वेरिएबल में डाल देता है, ताकि जब भी कभी कहीं पे भी पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब भी कभी यूज़ होए, तब ये इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर टेस्ट में हम लोग मोस्टली कुछ नहीं करते एक्चुअली। बिफोर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये यूज़ करते हैं कि भाई ये यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड मुझे कौन से ब्राउज़र पे रन करना है। भाई मुझे क्रोम पे करना है, या आई पे करना है, किसी और पे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, कहाँ से? टेस्टएनजी.एक्सएमएल से या फिर config.property, वहाँ से रीड करते हैं, भाई मुझे कौन से ब्राउज़र पे रन करना है। उसके हिसाब से आपका वो जो टेस्ट केस है, वो स्पेसिफिक ब्राउज़र पे रन होना चालू हो जाएगा इस बिफोर क्लास में। ओके, ये वाला हुआ। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन टू एप्लीकेशन भी करते हैं। बिफोर मेथड में क्या करते हैं, ये आपको तो टेस्ट जब करेंगे ना, तब पता चलेगा। बिफोर मेथड हमेशा आपका जब भी कभी @टेस्ट रन होगा, होने से पहले आपका बिफोर मेथड रन होगा, मतलब होगा ही। क्यों रन होता है? ऐसा होता है कभी कभार, ऐसा होता है मान लो ये टेस्ट केस रन कर रहा हूँ, ऐसे मेरे पास 2 टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट केस रन कर रहा हूँ और ये टेस्ट केस रन करते समय ये फेल हो और उसने क्रोम को क्लोज कर दिया। तो नाउ आप मुझे बताओ, आपकी नेक्स्ट टेस्ट केस रन हो जाएगी क्या? नहीं। तो ये बिफोर मेथड क्या करेगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजन किया भाई, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बिफोर मेथड डालते हैं। मतलब जब भी कभी आपका नया टेस्ट रन होगा, तो उससे पहले ये आपका डेफिनेटली रन होगा। वो क्या करेगा भाई, मुझे जिसके ऊपर रन करना है, जिस एप्लीकेशन पर, भाई वो एप्लीकेशन ओपन है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो वही वो लॉजिक करता है। तो हमेशा ये बिफोर मेथड आपका रन होता है, मतलब होता है जब भी कभी नया टेस्ट केस रन हो। मान लो मेरे पास 100 टेस्ट है, तो मेरा 100 बार ये बिफोर मेथड रन होगा, क्योंकि ये रन होने से पहले वो चेक करेगा भाई ये क्रोम ओपन है क्या, हम लोग एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुके हैं क्या नहीं, ये पूरा चेक करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है @टेस्ट आता है, कि जिसके लिए हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, मैं बताता 2 मिनट में। तो उसके बाद आपका आफ्टर क्लास होता है। आफ्टर क्लास में हम लोग मोस्टली कभी कभार ड्राइवर को क्लोज करते हैं। आफ्टर टेस्ट में हम क्लोज नहीं करते। आफ्टर शूट में क्या करता है, हमारा सारे रिपोर्ट जनरेट होते हैं, राइट। तो अभी इसका फ्लो कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मेरे टेस्ट केस को इसके बाद एक फाइल है, तो इसकी फाइल का नाम है .java ABC। उसके अंदर मेरे मान लो 5 टेस्ट केस है, टेस्ट, @टेस्ट, @टेस्ट, @टेस्ट। देखो अभी उसका रन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इनहेरिटेंस नाम की कंसेप्ट यूज की। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पे मेरे @टेस्ट है, और यहाँ पे सारे जैसे मैं बताया बेस लेयर में क्या होता है, आपके सारे बाकी के एनोटेशन है, बिफोर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, बिफोर मेथड, ये सारे के सारे एनोटेशन आपके यहाँ पे होते हैं। इवन आफ्टर क्लास, आफ्टर सूट, आफ्टर मेथड, ये सारे एनोटेशन यहाँ पे। जब भी कभी आप यहाँ के कोई भी फाइल रन करते हो, बिकॉज ऑफ टेस्ट एनजी प्रायोरिटी, वो पहले आपका @टेस्ट कभी रन नहीं करेगा। वो पहले रन क्या करेगा, बिफोर सूट ही रन करेगा, बिफोर क्लास ही रूट करेगा, बिफोर टेस्ट ही करेगा, बिफोर मेथड ही करेगा। तो इसीलिए जब भी कभी आप कोई भी फाइल रन करोगे, तो डायरेक्ट ये भी फाइल रन करो, इसके अंदर कोई और XYZ नॉट डॉट जावा की फाइल रन करो, आपका ये पहले कंट्रोल, आपका बेसिकली कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। क्यों, टेस्ट एनजी पहले ढूंढता है पूरे इसमें, भाई मेरे बिफोर सूट कहाँ लिखा है, इसीलिए हम लोगों ने इनहेरिटेंस किया है। इससे क्या होता है, जो भी पैरेंट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है, तो वो डायरेक्टली मेथड अपनी जो रीयूजेबिलिटी कोड की होती है ना, जो एक तरफ पे लिखा हो, मैं सब तरफ पे यूज कर सकता हूँ, ये वाला लॉजिक है। तो जब भी कभी आप टेस्ट लेयर रन करते हो, आपका पहला कोड यहाँ पे जाएगा, बिफोर सूट में जाएगा, वो यहाँ का सारा कॉन्फ़िग का डेटा रीड कर लेगा। बिफोर क्लास में जैसे मैंने बताया, बिफोर टेस्ट में हम लोग कुछ नहीं करते। बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार कॉन्फ़िग में ही लिखा होता है कि मेरे कौन सा ब्राउज़र पे रन करना है और कौन से यूआरएल पे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा लेता है, राइट। उसके बाद बिफोर टेस्ट में कुछ नहीं, बिफोर मेथड में हम लोग लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन को। ये होने के बाद जैसे मैंने बताया, STCM होता है शॉर्टकट, STCM, टू टेस्ट क्लास मेथड। मेथड होने के बाद वो क्या आता है, वो @टेस्ट में आता है, जिसकी प्रायोरिटी कम हो पहले वो टेस्ट के रन होता है।
वो रन होने के बाद बिफोर मेथड रन होने के आफ्टर मेथड फिर से यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आफ्टर मेथड नाम की होती है। फिर नया टेस्ट केस रन होने से पहले फिर से बिफोर मेथड रन हो जाएगा, फिर सेकंड टेस्ट केस हो जाएगा, फिर आफ्टर मेथड हो जाएगा। तो इस वजह से वो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी के अंदर अपना एक्चुअल कोड होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को मेथड्स लिखे होते हैं, वो मेथड्स आपके यहाँ पे होते हैं। यहाँ से हम लोग मेथड कॉल करते हैं। जैसे कि मान लो अभी, मान लो मैं क्रिएट यूज़र नाम का एक मेथड लिखूंगा, क्रिएट यूज़र। यहाँ पे क्रिएट यूज़र होता है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक्चुअल कोड लिखा होता है। तो इसमें जो भी हम लोग फिल करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह, अगर मान लो फर्स्ट नेम है, अभी फर्स्ट नेम अभी एडिट बॉक्स होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी ऑब्जेक्ट है रिस्पेक्ट टू मुझे फर्स्ट नेम का जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग इस फॉर्म से यहाँ पे कॉल करते हैं। और GUI से हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। भाई मुझे क्या करना है, इसमें सेट करना है, वो डॉट सेंड की लगाते हैं। अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को भी सेंड करेंगे, राइट। कभी ड्रॉप डाउन होता है तो अपने पास GUI के लिए सिलेक्ट मेथड होता है, जिससे हम लोग करते हैं। तो इसका जो भी रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स होता है, जो भी आपका टेस्ट के चलते हुए कभी कभी फेल होता है, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। इस रिटर्न को हम फॉल्स यहाँ पे पकड़ते हो, इसको हम लोग असर्शन करते हैं। याद है आपको, हार्ड असर्शन करते हैं। मतलब मान लो इसने अगर टेस्ट केस को हाँ और इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे असर्शन करते हैं। जैसे मुझे अलग कुछ अलग मिले तो इसको फेल करते, वो टेस्ट केस को फेल कर देगा, फिर नया टेस्ट केस रन हो जाएगा। नया टेस्ट केस से भी सेम लॉजिक, उसके लिए कुछ मेथड्स लिखे होते हैं, यहाँ पे जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव पॉम और GUI की वजह से उसके उस पेज के ऊपर ऑपरेशन करेगा। उसका जो भी रिटर्न टाइप होगा उसके ऊपर आपका टेस्ट केस पास या फेल हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट बन जाएगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं, राइट। अभी तो हम लोगों ने ये देखा, बेस लेयर देखा, ओके। उसके बाद कॉन्फिग लेयर, जैसे मैंने बताया था, सारे ग्लोबल यूजर नेम पासवर्ड सारे हम लोग इसमें करते हैं, एडिटेबल होता है, राइट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टीम लीडर बोलता है एक काम कर, अपने पास वो टेस्ट सूट है ना, वो ना 18.3 के यूआरएल पे रन कर, 19.1 के यूआरएल पे रन कर। तो अब हम लोग पूरा प्रोजेक्ट का सूट नहीं कॉपी करते, हम लोग क्या करते हैं, बस इस कॉन्फिग फाइल में 18 डॉट की जो भी यूआरएल होगी वो कॉपी पेस्ट करेंगे, 19.1 की जो भी यूआरएल होगी वो कॉपी पेस्ट करेंगे। बाकी कहीं पे भी आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, इसीलिए ये बहुत मैटर करता है, राइट। उसके बाद यूटिलिटी लेयर, जैसे मैंने बताया, यूटिलिटी लेयर में क्या करता है, समटाइम हमें एक्सेल से डेटा रीड करना पड़ता है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं रीड कर सकते, हमें कुछ तो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ता है। उस नाम का है, वो भी नाम बता, मैं अपाची PY करके टूल है, एक थर्ड पार्टी ये जार है, हमें यूज़ करनी पड़ती है CLM की, तो एक्सेल रीड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यूटिलिटी लेयर में। ये रीड करने की हमें उसमें एक्सेल में डेटा डालना पड़ता है, वो सारा का सारा डेटा अपना एक्सेल फाइल में होता है, इसके लिए हमने उसने टेस्ट डेटा बनाया। और जैसे मैंने बताया, बिजनेस फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक्चुअल बिजनेस फ्लो होता है, राइट। बिजनेस फ्लो होता है, उस बिजनेस फ्लो के लिए कुछ हमें मान लो मैं कुछ पेज पे ऑपरेशन करना हो, तो उसके लिए मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे उसके लिए ऑब्जेक्ट्स लगे और उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, इस फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिसमें हमें हम लोग स्टोर करते हैं, भी स्टोर द पेज ऑब्जेक्ट हियर, यूज पर पेज पर क्लास, हम ऐसे करते हैं। और यहाँ पे एक पेज फैक्टर डॉट इनिट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जब भी कभी आपका ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए ऑपरेशन हमें करता है GUI लेयर पे, और जो भी आपका रिपोर्ट्स है, आपका रिपोर्ट्स जनरेट होता है। समझा, आपको बताना इसी फ्लो से बताना है। तो जैसे मैंने बताया, 9 कंपोनेंट्स आपको बताना है, हर एक मॉड्यूल के दो 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 सेंटेंस बताना है। टेस्ट लेयर में हम क्या करते हैं, बेस लेयर में क्या करते हैं, कॉन्फिग में क्या करते हैं, आपको इतना सिर्फ बताना है। मैंने आपको नाम के लिए ये एक्सेल फ्लो बताया, तो एक्चुअली होता है ये। तो आपको बस क्या करना है, जैसे मैंने बताया, 9 कंपोनेंट बताओ, हर हर एक के दो दो पॉइंट बताओ, हर एक लेयर क्या क्या करता है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखना है हमें जावा के उस कंसेप्ट, जो थर्ड पार्ट होता है। तो बोल तो स्पेसिफिकली बोल दो, चलो ठीक है, हम लोग अभी एक काम करते हैं, हम लोग अभी जावा की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। जावा की तरफ मूव होते हैं। तो पहले तो पता पूछते हैं व्हाट आर उप्स कंसेप्ट। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, उप्स कंसेप्ट बेसिकली 4 है। एक है इनहेरिटेंस है, एक है पॉलीमर प्रिज्म है, तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन है, चौथा है एनकैप्सुलेशन। तो ये 4 उप्स कंसेप्ट है। तो उसके बाद वो पूछेंगे, शायद आपको क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो आपको याद रखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के 3 या 4 पॉइंट बताना है, ठीक है। जैसे मैंने भी ट्राई किया हर एक के 3 या 4 क्वेश्चन बताने के, मतलब पॉइंट्स बताने के लिए। जब भी कभी मेरा इंटरव्यू होता है, तो मैं हर एक क्वेश्चन के ट्राई करता हूँ 4 पॉइंट बताने के लिए। उससे ज़्यादा आपको कभी कुछ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, देखा, इट इज़ अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच
वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फीचर ऑफ अनदर क्लास। मतलब कैसे होता है, मान लो मेरे पास एक क्लास है, ए बी सी नाम का क्लास है। इसमें मैंने वो ए बी सी डी ये मेथड लिखे हुए हैं। अभी दूसरा भी एक है, मान लो इसकी फाइल है सी डी ई नाम डॉट जावा नाम की फाइल है। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ई एफ जी ये मेथड्स लिखना है, प्लस मुझे ए बी सी डी भी लिखना है। तो मैं क्या हर जगह ए बी सी डी लिखूंगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको इनहेरिट करूंगा। इनहेरिट करूंगा मतलब क्या होगा, ये भाई उसका पेरेंट हो जाएगा और ये चाइल्ड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो जब भी कभी चाइल्ड में हमेशा किसके प्रॉपर्टीज होते हैं, पेरेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका मतलब क्या, आप पेरेंट की जो भी मेथड्स लिखे हुए वो सारे के सारे मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए इसे बोलते हैं इनहेरिटर्स, मतलब इनहेरिट करना फ्रॉम दी अनदर क्लास। पहला जो क्लास है उसके जो भी मेथड्स है उसके हम लोग इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही बता रहे हैं कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेरेंट ने बनाए हुए हैं प्रॉपर मेथड्स हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल बताता, अभी मान लो एक्स वाई जेड पर्सन है, एक पेरेंट है, उसके बाद करोड़ की दौलत, करोड़ पैसे हैं। तो अब इसे चाइल्ड क्या करेगा, खुद का कमाएगा क्या? नहीं, वो उसको इनहेरिट करेगा, मतलब पेरेंट से पैसे लेगा। तो इसे बोलते इनहेरिटेंस। इससे क्या होगा, इससे देखो ना, आप यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो, आपका कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मेंटेनेंस बढ़ता है, तो दिक्कत होती है। तो इससे अगर मैं इनहेरिटेंस यूज़ करता हूँ तो मेरा रीयूजेबिलिटी बन जाएगा। मतलब जब भी कभी मुझे काम करना है मैं सिर्फ इसका यूज़ करूँगा। अगर मुझे कभी इन फ्यूचर में चेंज करना है, मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंज करो तो ऑटोमेटिक सब जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे भी ये यूज़ किया। अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ये इनहेरिटेंस नहीं करते, तो आपको हर जहाँ पे आपने ए बी सी डी लिखा आपको सब जगह पे चेंज करना। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तब अगर आप इनहेरिटेंस यूज़ नहीं करते हो तो, इनहेरिटेंस करते हो तो क्या होता है, यू कैन रीयूज मेथड एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास। पेरेंट के जो भी प्रॉपर्टी सारे चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। याद रखना आपको। ठीक है, सबको समझे? ओके। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है, जैसे मैंने बताया था, तो दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी उसके बारे में। दो चीज़ें तो मैंने बता दी। इनहेरिट मतलब क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं, और इसके ऊपर जो भी पेरेंट है उसके सारे मेथड हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सटेंड नाम का जो भी कीवर्ड है यही बताता है कि दो क्लास को हम लोग ज्वाइन की। मान लो ए क्लास है, ये दो क्लास है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अगर मुझे चाइल्ड पेरेंट को और इनको कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी इसमें इनहेरिटेंस आता है। ठीक है, उसके आपको बताना है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताना है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, मल्टीपल, हियरार्चिकल। लेकिन ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ये बस सपोर्ट करता है इंटरफेस यूज करके। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपको जब भी कभी इनहेरिटेंस के बारे में बताना है तो आपको क्या बताना है, इट इज़ यूज फॉर टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज और फीचर ऑफ अनदर क्लास। इससे आपका क्या होगा, कोड का रीयूज हो जाएगा, और हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं और टाइप्स बताना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, कोड का रीयूजेबिलिटी होता है, कोड का मेंटेनेंस होता है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, मेरे पास छोटा सा कोड है, मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ। देखो, अभी मान लो मेरे पास एक पेरेंट है, कौन सा पेरेंट है, क्लास ए नाम का पेरेंट है। यहाँ पे चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, जैसे मैंने बताया अगर आपको इनहेरिटेंस करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये चाइल्ड क्या कर रहा है भाई, पेरेंट की प्रॉपर्टी की एक्सेस कर रहा है। तो पेरेंट की इस केस में प्रॉपर्टी कौन सी है, इसके पास दो मेथड्स है, उस दो मेथड को एक्सेस कर रहा है, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी है? नहीं, यहाँ पे इसे बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, ये वाला कोड रीयूजेबिलिटी। इसीलिए अभी इसको रन करता हूँ। तो याद रखना आपको, हमेशा यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, ताकि चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आप पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लॉजिक बता देता हूँ। जब भी कभी जावा रन होता है पहले वो मेन मेथड ढूंढता है, तो मेन मेथड में आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से वो कहाँ जाएगा, पेरेंट में गया, पेरेंट की प्रॉपर्टी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बोलते इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये सिंगल हुआ, सिंगल लेवल हुआ, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ, सिंपल था। उसके बाद आता है मल्टी लेवल वाला, सेम लॉजिक है। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई करता।
तो इस केस में अगर आप देखोगे, इसमें देखोगे ये मेरा पेरेंट्स हुए, ये पेरेंट्स हुए और ये आप हुए। तो आप किसके प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे? आप आपके पेरेंट्स से एक्सेस करोगे, और पेरेंट किसके करेगा? ग्रैंड पेरेंट के एक्सेस करोगे। इसीलिए मैं अने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड का, यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे बी का, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? बी का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी के मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? मैं खुद के भी करूंगा, B1 B2 तो करूंगा ही, प्लस मैं ग्रैंड पेरेंट के भी यूज कर पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। और एक चीज़ यहाँ पे इंटरव्यू में आपको कभी ये पूछेंगे नहीं, जितना मुझे याद है उसके साथ आपको सिर्फ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पूछेंगे। और ये मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ऐसा ऐसा होता है करके। ठीक है। और ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, आपको कोड देंगे और बताएंगे इसका आउटपुट क्या है। तो हमेशा याद रखना, आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है आपको पेरेंट का नहीं चाइल्ड का बनाना होता है। जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ए क्या है? गैर पेरेंट है। मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई किया। तो ऑब्वियस अगर मैं ग्रैंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं उसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं कर सकता था। मतलब जैसे कि, जैसे मैंने बताया, ये आपका पेरेंट है, ये आप हो, ये पेरेंट हो और ये ग्रैंडफादर हो, राइट? अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो आप कभी पेरेंट का नहीं एक्सेस कर सकते हो, राइट? अगर आप अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप चाइल्ड के पेरेंट का एक्सेस भी कर सकते हो, ग्रैंडफादर का एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लो, जस्ट इमेजिन, अगर मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं किसके मेथड एक्सेस करूंगा? ऑब्वियस उसके ऊपर वाले, मतलब इसके ऊपर वाले कौन है? ग्रैंड पेरेंट। ऐसा होता है। जैसे अगर मान लो मैंने ग्रैंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर इसके ऊपर कोई है क्या? नहीं है, तो मैं किसी का एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसके मेथड, इसके वजह मेरे कुछ काम के नहीं है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे एरर थ्रो किया। उसने यहाँ पे एरर क्यों नहीं थ्रो किया? क्योंकि ये इसी के मेथड से। तो जब भी आप इंटरव्यू में पूछेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, वो किसने, आप किसके ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है। ओके। उसके बाद शायद आपको क्वेश्चन पूछे कि आपने आपके प्रोजेक्ट में इनहेरिटेंस कहाँ यूज किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इनहेरिटेंस हम लोगों ने कहा कि यूज किया टू मूव फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर। क्योंकि जी यहाँ पे जो भी मेथड्स है हर बार यूज होने वाले होते हैं और हर क्लास में इसका यूज होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया। तो आप क्या बताओगे उनको? व्हेन वी मूव फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर एट दैट टाइम वी यूज इनहेरिटेंस कंसेप्ट। ठीक है। अभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है आप इसको इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह पे है। देखो, व्हेन इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल, हाउ विल यू प्रिवेंट इनहेरिटेंस? तो फाइनल नाम का एक कीवर्ड है बेसिकली, यहाँ क्या करता है? आपको इनहेरिटेंस करने ही नहीं देता। ठीक है। इसका हम लोग थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे फाइनल का, थोड़ी देर इसके रुक होल्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता ये क्यों नहीं होता इसका। ठीक है। याद रखना है बस आपको, आप इनहेरिटेंस को अवॉइड करना तो आप क्या करोगे? उस क्लास को फाइनल करोगे। जैसे आपको छोटा सा ट्राई करके देखा था। तो फाइनल मतलब क्या होता है? फाइनल कॉपी हुआ मतलब क्या हो रहा है? फाइनल कॉपी किया मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो वही लॉजिक है। मतलब मान लो मेरे पास कोई क्लास है, मैं इसको फाइनल कर दे, जैसे देखो ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये क्लास है, इस क्लास को मैं फाइनल करता हूँ। ये रह दिया कि नहीं? देखो फाइनल क्या मतलब, ऐसा होता है जब भी आप कोई इसको फाइनल करते हो आप इसको, उसका कोई कॉपी नहीं बना सकते, उसका कोई उठा नहीं ले सकता, इनहेरिट नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखो, इंटरव्यू का अगर क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे इनहेरिटेंस को अवॉइड करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको फाइनल यूज करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा, राइट? ओके। उसके बाद, वाई इनहेरिटेंस इज यूज इन जावा? जावा में इनहेरिटेंस की यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस, इसका फायदा क्या है? कोड रियूजेबिलिटी है, कोड का मेंटेनेंस होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके। उसके बाद इतना ठीक है, मुझे इतना ही लगा। अच्छा, बाकी के बाद में देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? याद रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या होता है? अगर देखा है, पॉली मतलब मेनी होता है, मॉर्फिज्म मतलब ऐसा मेनी बिहेवियर। ओके। अभी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है बताएगा, मैं आपको इसका थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बताने के लिए। अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है, जैसे अभी यहाँ पे मैं लिखता, हाँ, पब्लिक वाइड सम लिखता, मेरे पास दो नंबर,
जैसे मुझे 2 नंबर का सम करना है, इंट ए इंट बी करना है। ओके, अभी इसके बाद मेरे और एक रिक्वायरमेंट है, अरे मुझे क्या करना है, 3 नंबर का एडिशन करना है। आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? आप यहाँ पे सम लिखा है, आप सम 1 लिखोगे क्या? सम 1 लिखोगे, यहाँ पे मैं सम 2 लिखता और एनडी करता। आप मुझे बताओ अभी, ये पढ़ने के लिए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सम 1 सम 2 दिखने में भी बहुत बोरिंग लग रहा है, राइट? तो उन्होंने क्या किया है भाई, एक काम करो, आप है ना इसके 2 टाइप, उन्होंने इसके लिए इसके 2 टाइप बनाए। पॉलीमर प्रिज्म के हमेशा याद रखना है 2 टाइप्स होते हैं। इट हैज़ 2 टाइप। फर्स्ट टाइप होता है कंपाइल टाइम पॉलीमर प्रिज्म और उसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमर प्रिज्म, उसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमर प्रिज्म मतलब क्या होता है? देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमर ये वाला होता है, मतलब ये जैसे मैंने बताया, ये सम 1 सम 2 ये सब अलग अलग देख रहे हैं, मैं क्या करता इन सबका ये निकाल देता। अभी आप मुझे बताओ कि इसमें इसे बोलते सम कंपाइल टाइम पॉलीमर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सेम मेथड नेम है, सबके मेथड नेम सेम है, पर डिफरेंट क्या है, इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइप पॉलीमर। मतलब क्या बताना आपको, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। और उसे ही दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दोनों भी एक ही चीज है, आपको याद रखना है। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम but different in arguments is called as compile time polymorphism और मेथड ओवरलोडिंग। एक चीज हुआ, उसका अगर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आप कभी भी देखो, आपका जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी सम ये 3 मेथड थे, आपका एक ही क्लास में होते हैं, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में अलग अलग क्लास में होते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, एक चीज हुआ। दूसरी चीज क्या, ये जितने भी आप मेथड्स ओवरलोडिंग है वो सारे के सारे आपके एक ही क्लास में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट शुड बी डिक्लेयर इन सेम क्लास, इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे तब क्या होना चाहिए, सेम क्लास में होना चाहिए। और अ, वही लिखा, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन आर्ग्यूमेंट, इट इज यूज टू ऑर्डर एड मोर बिहेवियर मेथड्स, बराबर ना? यहाँ पे जैसे मेरा एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे 2 है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे भी 2 ही है, लेकिन यहाँ पे एक इंट है एक फ्लोट है, इससे भी डिफरेंट हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो भी पैरामीटर डालोगे उसके हिसाब से वो ले लेगा। जैसे कि एग्जांपल में बताता, मैंने ए डॉट लिखा, ए डॉट मैंने लिखा, ए डॉट सम लिखता मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा 2,5 लिखता। अभी आप ही बताओ मुझे, मेरे पास 3 मेथड्स है, तो 3 में से कौन सा जाएगा रे, वो कैसे डिसाइड करेगा? सिंपल है, मेरे पास कितने आर्गुमेंट है यहाँ पे 2, तो ऑब्वियस ये 2 वाले आर्गुमेंट के पास ही जाएगा, देखना है कितने आर्गुमेंट, 2 है, 2 वाला आर्गुमेंट कौन सा है, देखिए इसीलिए 2 में गया, बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो ऑब्वियस वो तीसरा 3 आर्गुमेंट वाला कौन है, हाँ इसके पास चला गया। तो हुआ क्या ना, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर, और ये तीनों के तीनों में जो सेम क्लास में कॉल हुआ। और एक चीज होता है इसमें, सबके जो रिटर्न टाइप होता है वो सेम ही होना चाहिए, right? मैंने वो एग्जांपल बताया आपको, आपको कंपाइल टाइम पॉलीमर प्रिज्म मेथड बताया, आपको ये 3 चीजें बताना है, याद रखना है आपको। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग। अभी मेथड ओवरराइडिंग मतलब कैसे होता है, देखो मेथड ओवरराइडिंग मतलब कैसे होता है, अभी मान लो एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। अगर पेरेंट के पास मान लो करोड़ों पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, तो चाइल्ड क्या करेगा, अरे चलो 20 पैसे ले लेगा। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं यार मुझे क्या करना है, मुझे मेरे दम पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, अभी इसको हम लोग मेथड बोलते हैं, मैं इसको ओवरराइड करूंगा, मतलब वो यूज नहीं करूंगा, मैं खुद की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे मेथड ओवरराइडिंग में,
अगर आप मेथड ऑर्डर में जैसे मैंने बताया आपका मेथड नेम सेम होना चाहिए, बरा इवन आपके पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंट इंट लिखा है, यहाँ पे भी इंट इंट होना। अगर इंट का फ्लोट हुआ तो नहीं चलता। यहाँ पे भी मेथड मेथड नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप, डेटा फ्लो, डेटा टाइप, और आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ये चीज़ हुआ। और दूसरी चीज़ क्या होना है, ये जो भी मेथड है आपके अलग अलग क्लास में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखो, सेम मेथड नेम सेम आर्ग्यूमेंट, बट ये कहाँ होना चाहिए, ये डिफरेंट क्लास में होना चाहिए। मैं मान लो ये क्लास ए में तो ये क्लास बी में होना चाहिए, तभी आपका मेथड ओवरराइड होगा, नहीं तो नहीं। जैसे ये पैरेंट है ये चाइल्ड है, तो ये पैरेंट को रन नहीं करेगा, ये किसको रन करेगा, चाइल्ड को रन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया पैरेंट के बाद बहुत पैसा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे दम पे कुछ तो करूँगा। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो पैरेंट की मेथड है वो रन नहीं होगी, ये चाइल्ड की मेथड रन होगी। देखना है, हम लोग ट्राई करते हैं। देखो अभी ये पैरेंट, ये पैरेंट ये चाइल्ड है। तो मैंने जैसे बताया मुझसे पैरेंट की मेथड को ओवर रखी, मुझे पैरेंट के कुछ नहीं करना, मुझे खुद के दम पे करना है। हुआ कि नहीं लॉजिकली, उसने 3 दे दिया। इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, याद रखना है आपको। तो एक सिंपल सा कोड है, 2 क्लास लिखा, तो इसके बारे में बताएं, सेम मेथड नेम सेम आर्गुमेंट, बट शुड बी, यहाँ पे मैं बी पॉइंट लिखता, शुड बी इन डिफरेंट क्लास, ये होना चाहिए। उसके बाद इनके बीच में शुड हैव इनहेरिटेंस, उनके बीच में इनहेरिटेंस लगाना। क्यों, देखो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड है, तभी तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हो ना, ये उसका लॉजिक है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस पूछते हैं आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का। तो आपको बताना है मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, सेम मेथड नेम होता है, सेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट होता है। इसमें सेम मेथड नेम और सेम आर्गुमेंट्स होते हैं। इसमें सेम कंपाइल टाइम बोलते हैं, इसे रन टाइम बोलते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं होती, इसमें इनहेरिटेंस लगता ही है। इसमें सेम क्लास में होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने देखा था सेम क्लास में, यहाँ पे 2 अलग अलग क्लास में होना चाहिए सेम मेथड्स। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कैन बी ओवरलोड अ मेथड ऑन अ रिटर्न टाइप। तो आंसर है उसका नो है। इसके पीछे का लॉजिक है, मान लो मेरे पास 2 मेथड्स हैं, सम इंट ए इंट बी, इसमें 2 मेथड नेम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, बस इनका मैंने क्या किया, इनका रिटर्न टाइप अलग अलग रहेगा। राइट, और मैंने इन मेथड को कॉल किया, जैसे कि यहाँ पे 2 पैरामीटर से, इससे मैंने इसको 2 पैरामीटर यहाँ पे ले 2,5 किया। राइट, तो अभी जैसे ए डॉट सम 2,5 लिखा, तो अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको पता नहीं कि इसको एग्जीक्यूट करे या फिर इसको एग्जीक्यूट करे, यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखो, आप मेथड ओवरलोड अगर करते हैं, अगर आपके पैरामीटर अगर सेम है, सॉरी रिटर्न टाइप अगर सेम नहीं है, तो आपका ये कभी रन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैन वी ओवरलोड मेथड ऑन रिटर्न टाइप, मतलब आपका रिटर्न टाइप अगर अलग अलग है तो हम लोग कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों, आपका एम्बिग्यूटी हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रन करना है, इसलिए इसने यहाँ पे ये एरर डाला भाई, कुछ तो झोल है। रिटर्न रीनेम मेथड, उसको वो बता रहा है कि भाई मेथड का नाम अलग अलग दे दे, ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं किसको रन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी ओवरलोड मेन मेथड, यस या, याद रखो हम लोग मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, सो डोंट वरी, हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैन बी ओवरराइड प्राइवेट मेथड। ओके, अभी जैसे मैंने बताया था प्राइवेट मेथड के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने प्राइवेट मेथड के लिए हम लोगों ने जो 3 पॉइंट लिखे थे वो पहले पढ़ते हैं। प्राइवेट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, बेसिकली सेम मेथड नेम होता है और सेम आर्गुमेंट, बट ये किस में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में होना चाहिए। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी है, सेम मेथड नेम है और पैरामीटर भी सेम है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास में है। और इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इनहेरिटेंस लगाना पड़ता है, मतलब एक्सटेंड कीवर्ड। जस्ट आप ही मुझे बताओ, अगर मैंने इनहेरिटेंस लगाया, इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट की मेथड को एक्सेस करते हैं। राइट, अभी मैं इस मेथड को प्राइवेट करता हूँ, आप मुझे बताओ प्राइवेट में क्या होता है, ये इसकी मेथड इस क्लास के बाहर कभी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ तो क्या ना एक्सेस दिस मेथड, नहीं कर सकता। इसीलिए आपका आंसर इसमें किसमें नो है। ठीक है, कैन बी ओवर प्राइवेट मेथड नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझाएं, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, इसका स्कोप उसी क्लास तक है, और ओवरराइड करना हो तो आपको उसका इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है, ताकि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, और उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसका हम लोग छोटा सा मैं ट्राई करके आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या करूँ, इसको प्राइवेट कर रहा हूँ। तो अभी इस केस में ओवरहेड होगा क्या, नहीं होगा, क्यों देखो ना, अभी ये है ना, अभी मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया रे, मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। आपका बाय डिफॉल्ट आपका यही मेथड कॉल हो जाएगा, इसमें ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में। देखो मैं आपको ट्राई कर, यहाँ पे आया, जैसे मैं F5 दबा रहा हूँ अभी, तो इसमें यहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में क्या करा, ये वाला मेथड का कुछ लेन नहीं देने है। तो अब इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा इस केस में, नो आएगा। क्यों, वही बताया, प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, फॉर ओवररिडन मेरे वी नीड इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस से तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स से कुछ एक्सेस करते हैं, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी इसके बाद लिखा है वेयर यू यूज ओवरराइड इन योर प्रोजेक्ट। हम लोगों ने ओवरराइड कहाँ पे यूज किया है, तो आपको बताना है। एक फाइनलाइज नाम का एक कीवर्ड है, बेसिकली मेथड है, जहाँ पे ये ओवरराइडन होता है। एक बेसिकली गार्बेज कलेक्टर, हम जब जावा के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखना फाइनलाइज क्या है, ये फाइनलाइज एक मेथड है बेसिकली फॉर गार्बेज कलेक्टर। ओके, उसके बाद कैन बी ओवरलोड मेथड ऑन रिटर्न टाइप। ओके, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन कर गया था, छोड़ो उसको। उसके बाद उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। मे बी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन, इसका एक छोटा सा मैं ट्राई करता था बताने के। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एक एटीएम की मशीन है, राइट। आप एटीएम मशीन में जाते हो, आपके पास जो भी कार्ड है वो कार्ड इंसर्ट करते हो, और कुछ नंबर्स डालते हो, कितने पैसे निकालना, और पिन डालते हो, राइट। आपके पैसे आ जाते हैं, राइट। आपके पैसे आ जाते हैं, आपका काम होगा ना। आप मुझे बताओ इस प्रोसेस में आपको किससे मतलब है, आपको बस आपके फीचर से मतलब है, मतलब फीचर मतलब जो एटीएम ने जो आपको फैसिलिटी दी है, कार्ड डालना और पैसे निकालना, इससे मतलब है। आपको इससे कोई मतलब है क्या, इसके पीछे कैसे आपका वो पैसे निकाल रहा है, क्या कर रहा है, आपको उससे कुछ मतलब है क्या, नहीं ना। तो इससे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड में अगर बता, इसको एक ही लाइन में मैं अगर बताना ट्राई करूंगा, तो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसे इम्प्लीमेंट किया है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, बट शोइंग ओनली इसेंशियल थिंग्स, इसेंशियल फीचर्स बोल सकते हैं। जबकि कैसे इंप्लीमेंट किया उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसकी फीचर यूज करना है, जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल बताया, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन में कभी कुछ नहीं पूछा, तो आपको उसके बारे में 4 पॉइंट बताना है, राइट। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिसेंट एंड शोइंग ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, राइट। हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के 2 वे से कर सकते हैं। इसको एक तो एक पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटरप्रेट। मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा 2 मिनट में, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपके 2 मेथड्स होते हैं, मतलब आपके लिए इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपका यहाँ पे देखो, ये जो क्लास है इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कीवर्ड से डिक्लेयर किया। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड हो सकती है, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। देखो इस केस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है उस मेथड के आगे, तो आपके एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा। इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है क्या, नहीं, तो ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, राइट। और तीसरा, और एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस। It can have constructed and static method also. It can have final method which will force subclass not to change the body of the method. Okay, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में 2-3 चीजें, जैसे मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फर्स्ट पॉइंट क्या है, शोइंग इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन और शोइंग ओनली फीचर, राइट। दूसरी चीज क्या था, इसका हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से चलता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग अचीव कर सकते हैं 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो इंटरफेस होता है वो 100% है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो हम लोग ये देखते हैं 0 to 100% क्या सीन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। अभी इसका एक छोटा सा लॉजिक बताता, अभी ऑब्जर्व करो, इसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और कितने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक है। तो टोटल कितने मेथड्स है, टोटल 2 मेथड्स है। उसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी आप ही मुझे बताओ तो कितना हो जाएगा इसका। तो मैंने इस केस में मैंने 50% एब्स्ट्रैक्शन यूज किया,
राइट। अभी मैं क्या करता हूं, मैं दोनों भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूं। ठीक है, अगर मैं जैसे दोनों नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूं तो क्या होगा, इसको टेम्पर ऐसे लिखते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे टेम्पर इमीडिएटली समवन लिखता हूँ, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो आपके पास कितनी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या, नहीं। तो इस केस में क्या हुआ आपका यहाँ पे, इस केस में अगर देखा जाए तो मेरे दोनों के दोनों मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, तो 100 यहाँ पे क्या हुआ आपका, 100% नॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ, याद रख रहा है, नॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मेरे पास दोनों के दोनों मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैंने जैसे बताया, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे एरिया वन लिखता हूँ। तो मेरे पास अभी कितने मेथड से एब्स्ट्रैक्ट के, दो मेथड से, और दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब मेरा इस केस में क्या हो, 100% एब्स्ट्रैक्शन हुआ। यही वो लॉजिक होता है। ठीक है, याद रखना है आपको हमेशा। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कभी किसी ने पूछा तो ये जो मैंने बताया था, तो हम लोग जो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू 0 to 100% लिखते हैं ना, इसके पीछे का लॉजिक वो था कि आपके पास कितने मेथड्स है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होता है, जैसे मैंने बताया, इट शुड बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कीवर्ड से। उसके बाद इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जैसे कि ये वाला, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए और ये आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए। राइट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, आप इसको सिर्फ रट्टा मार लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके, तो जैसे मैंने रन करता हूँ तो हमेशा जावा जेवीएम पहले क्या ढूंढता है, मेन मेथड ढूंढता है। हम लोग पहले मेन मेथड पे जाएगा, ऐसे यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे एरिया नाम का लिखा है, तो एरिया में इसका क्या है, देखो एरिया मतलब ये हुआ, इसके इम्प्लीमेंटेशन हम लोग हाइड, या बस यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। राइट, ये आया, बरा ना, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को हाइड किया, बस फीचर दिया भाई, एरिया नाम का एक फीचर आने वाला है, इसके अंदर कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिक है वो। ठीक है, ये हुआ एब्स्ट्रैक्शन हुआ। एब्स्ट्रैक्शन कभी किसी ने पूछा था आपको ये पॉइंट बताना है उनके बारे में। ओके, एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फीचर व्यूइंग द थिंग, मतलब कैसे होता है आपको इसका लॉजिक में बताता, अवॉइड डुप्लीकेशन, इंक्रीज रिजल्टिव वगैरह, इसके बारे में आपको थोड़ा चीजें मैं बताना ट्राई करता हूँ। तो कैसे होता है पता है क्या, देखो आप, अभी आपका कोई तो मूवी आने वाला है, जैसे कि अभी मान लो अभी मनी हाइस्ट का सीरीज लॉन्च होने वाला है, तो ये बता रहे ये क्या कर रहे हैं, बेसिक आपको पता है कि आपको बता रहे एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, आ रहा है, बस सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं इस केस में। राइट, उन्होंने कभी बताया आपको ये मूवी उन्होंने कैसे रिकॉर्ड की, कुछ बताया आपको उसके बारे में, नहीं, आपको बस वो क्या करेंगे, फीचर देंगे, मतलब वो पूरा मूवी दिखाएंगे, हुआ ना कि एब्स्ट्रैक्शन, तो वही वो लॉजिक है बेसिकली। राइट, और एक चीज होता है एब्स्ट्रैक्शन में, क्या होता है एक फायदेमंद चीज क्या होती है पता है क्या, मान लो मेरे पास एक कोई तो मोबाइल है, और यहाँ पे लिखता है ना ये लॉन्च होने वाला है, कमिंग सून होता है ना, कमिंग सून, इसका तो कोई तो कंपनी उसका मोबाइल लॉन्च होना है तो कमिंग सून होता है। तो ये कमिंग सून मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक जगह रिजर्व करनी पड़ती है, मतलब उसका एक फीचर आने वाला है, हम लोग उसे बता रहे हैं इसका फीचर आने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किया है क्या, अभी तक हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है क्या, नहीं इम्प्लीमेंट किया है, वही है इसका फीचर आने वाला है, फीचर आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसे बताया है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया है क्या, ये अपना कॉल है, इसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो अभी इसका ऑटोमेशन में क्या फायदेमंद है, मान लो मेरे पास कोई तो एक्स वाई जेड रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, मेरे पास 100 रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें से मेरे पास 80 रिक्वायरमेंट आ गए, मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन जो 20% रिक्वायरमेंट है मुझे पता नहीं, आने आने मुझे पता है वो आने वाले फ्यूचर में, तो मैंने क्या किया, इन सबको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, हाँ यार ये फ्यूचर में आ सकते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन का बहुत फायदेमंद है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको उसको सिर्फ मेथड को जो इसके अंदर का कोड लिखो, उसको कॉल करो ये मेथड को, और कॉल ना उसको डिक्लेयर करो इनिशियल में, और उसके अंदर का कोड लिखा, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, ये इसका फायदेमंद है। और चीज, आपके प्रोजेक्ट में क्वेश्चन, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट है, आपने जो ऑटोमेशन किया, इसमें आपका एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज किया,
अगर देखो ना ये ड्राइवर डॉट फाइन एलिमेंट में जो बाय डॉट एक्सपांड जो होता है ना, ये बाय जो ये कीवर्ड दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। ये एक पार्ट हुआ। और जैसे मैंने बताया था, इंटर वेब ड्राइवर एक क्या है, इंटरफेस है। वही भी वो इंटरफेस मतलब क्या होता है, जिसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो हुआ ना, एक एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट हुआ कि नहीं। और कलेक्शन, कलेक्शन भी एक इंटरफेस ही, वो इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है कि नहीं। क्योंकि इंटरफेस जो होता है जिसमें सारे के सारे मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें कभी भी आपको नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए, एरिया एब्स्ट्रैक्ट की मेथड है, और अगर मैं इसको निकाल दूँ तो हुआ कि नहीं, मेरा 100% एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं। इस केस में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन यूज किया, तो बताना। तो कोई बताएंगे इंटर, अरे कलेक्शन ये तो इंटरफेस ही है। हाँ इंटरफेस है। इंटरफेस किसका लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन नहीं है ना वो तो। ओके, ठीक है। उसके बाद, कैन यू यूज एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल बोथ विथ अ मेथड। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बता। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन करते हो, तो अगर एब्स्ट्रैक्शन अगर हम कोड देखते हैं, तो आपका इनहेरिटेंस लगता ही है वहाँ पे भी। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस लगता ही है। अभी आप ही मुझे बताओ, अगर इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस में कोई मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको फाइनल करता हूँ, तो पैरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो क्या। मैंने आपको बताया फाइनल मतलब क्या होगा, इसका ना कोई कॉपी बनाएगा ना कोई इसको चुराएगा। तो फाइनल मतलब फाइनल होता है, इसकी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसका अगर मैं इसको फाइनल बना देता हूँ, तो ऑब्वियस आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरराइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज करना पड़ता है तो हमें इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इनहेरिटेंस में हमें कोई चीज़ को वो फाइनल करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे को क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस क्या है बेसिकली, ये 100% एब्स्ट्रैक्शन है। इंटरफेस क्या है, 100% ऑप्शन। जैसे मैंने बताया था, अभी आपको एक डेमो भी दिया था। जैसे कि मेरे पास एक मेथड है, मैं इस मेथड को मैं निकाल देता हूँ, और मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, एरिया एरिया वन। तो मेरे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपका ये बोल सकते हैं हम लोग इंटरफेस है। तो मेरे सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो इंटरफेस में क्या होता है बेसिकली, इंटरफेस में जैसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं ना, उसकी जगह बस इंटरफेस लगाना पड़ता है। इंटरफेस जो भी है, और इसमें जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आपको लगा होगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे तो मैंने। ओके, पहले हम वन बाय वन देखते हैं। इंटरफेस क्या होता है, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटर में डिफरेंट आपको पूछेंगे। मल्टीपल इनहेरिटर को सपोर्ट करता है क्या, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या, तो आपको बताना है मल्टीपल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं पॉसिबल। हाँ, बट हम यूजिंग इंटरफेस हम लोग कर सकते हैं, याद रखना। राइट, और दूसरी चीज, इसमें सारे के सारे जो मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड होते हैं, याद रखना। कैन हैव, वी कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। दूसरी चीज, वी कैन नॉट इंस्टेंटेनियस इंटरफेस। तीसरी और एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कभी भी इंटर कंस्ट्रक्टर का आपका कॉल नहीं हो सकता, याद रखो। और जैसे मैंने बताया, इसके सारे के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि ये वाला इंटरफेस का ही लॉजिक है, क्योंकि इसके सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही है। कि यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, इसलिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ा। मैं इसको इंटरफेस भी कर सकता है, इंटरफेस, और इसका क्लास निकालना। राइट, और इंटरफेस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो हमें याद रखना है, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट्स करते हैं। इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अभी, तो याद रखना है आपको। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, इंटरफेस में क्या होता है, सारी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक मेथड्स होते हैं। आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इसमें कोई की तरह के कंस्ट्रक्टर नहीं होता। इसमें सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस में हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज करते, हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये छोटा सा कोड है, याद रखना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इंटोर में आपको डेफिनेटली पूछेंगे इंटरफेस।
राइट, होगा ना इंटरफेस। देखो इंटरफेस कीवर्ड यूज किया, इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज किया जो लास्ट पॉइंट था अपने का, राइट। इसके सारे मेथड जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते हैं, वो भी है, पब्लिक भी होते हैं, ये भी हुआ। दूसरी चीज इसमें बाय डिफॉल्ट ये जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए तो हम लोगों ने सिर्फ इसको इसके यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको इसका बॉडी लिखा, ये बताया, समझे सबको? ओके। उसके बाद उसके कैन यू डिक्लेयर इंटरफेस मेथड स्टैटिक? नो, बिकॉज मेथड ऑफ इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट और वी कैन नॉट यूज स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टुगेदर। स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, अगर आपको मैंने गलती की है क्या कहीं? मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ नॉन स्टैटिक लिखना। ओ, इसमें स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, सॉरी, स्टैटिक मेथड हो सकते हैं भी। इसके बारे में बता, आपको स्टैटिक के बारे में एक चीज़ बताता कि हमें जब जावा क्वेश्चन करेंगे आपको पता चले, स्टैटिक जो होता है ना वो क्लास लेवल पे चलता है, कोई ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं चलता। तो मतलब अगर स्टैटिक मेरे कोई पास कोई मेथड है, मैं सिर्फ क्लास, उसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मैं क्लास नेम डॉट मेथड नेम करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप कभी भी एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हो तो ऑब्वियस आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तब जाके आप उसकी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यही उसका लॉजिक है, ठीक है। और फाइनल, कैन द इंटरफेस फाइनल? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखा जाए इंटरफेस इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। अगर देखा जाए, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं हमें बेसिकली इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है, एक्सटेंस कीवर्ड वाला, याद है? और जैसे मैंने बताया अगर मैं इसको फाइनल यहाँ पे लिखता हूँ तो अभी से मैं पैरेंट के कोई मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे याद रखना है इंटरफेस को हम फाइनल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, तो फाइनल कर सकता हूँ तो नहीं बताएगा, तो ये थ्रो करेगा। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है, मैंने बताया इंटरफेस को आप एब्स्ट्रैक्शन की तरह ही ट्राई सोचो। अगर एब्स्ट्रैक्शन है तो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस हुआ तो वो पेरेंट की मेथड को अगर फाइनल करोगे तो ओवरराइड नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए ये लॉजिक है, राइट। पूरा का पूरा सारा खेल है ना ओवरराइड के ऊपर ही है, राइट। ओके, कैन वी डिक्लेयर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इन द इंटरफेस? नो। अगर आप इसको प्रोटेक्टेड और प्राइवेट करते हो तो ऑब्वियस आप ये मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि प्राइवेट का क्या है, कॉल यहाँ तक ही रहेगा, उसको इसके बाहर कर सकते हैं कॉल? नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर नो है, समझ में? ठीक है। और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का डिफरेंस क्या? देखो, एब्स्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड, इसके बाद लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड कंप्लीट डिफॉल्ट कोड और जस्ट डिटेल ऑफ ओवर रिडन। इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड। हम लोग छोटे छोटे इजी वाले लेते हैं थोड़े से। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो मेथड्स होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। लेकिन इंटरफेस में अभी मैंने आपको बताया सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट में देखा जाए आपके जो भी मेथड के विजिबिलिटी हो, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। एब्स्ट्रैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन ही होता है, राइट। अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका कंस्ट्रक्टर हो सकता है लेकिन एब्स्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, राइट। एब्स्ट्रैक्शन आपको यूज करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्शन के एब्स्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इंटरफेस लिखना पड़ता है, ठीक है, ये वाला हुआ। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरफेस है। हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में कौन से इंटरफेस यूज किया, तो मैंने जैसे वेब ड्राइवर अपने एक इंटरफेस है, कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, मैप भी एक इंटरफेस है, टेक स्क्रीनशॉट जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं इंटर में, हाउ विल टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग बाद में देखें, सो डोंट वरी। टेक स्क्रीनशॉट का भी एक क्वेश्चन, ये भी एक इंटरफेस है, और एक्सटेंड रिपोर्ट भी एक इंटरफेस। हम लोगों ने कितने यूज किए, बेसिकली 5 इंटरफेस यूज किए, ठीक है। कभी कभार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जनरिक क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे पूछते हैं, कभी कभार अगर किसी के मन में है, अगर वो बोलते हैं अगर मेरे पास मान लो एक फंक्शनलिटी है, राइट, तो मैं उसमें एब्स्ट्रैक्शन कब यूज करूंगा, अगर देखा दोनों भी सेम ही लॉजिक पे चलता है, राइट, तो मैं कब एब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगा, कब मैं इंटरफेस यूज करूंगा, राइट। मैंने आपको इसके लिए एक छोटा सा डेमो भी दिया था, राइट, ये वाला दे दे। 100% अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट, 80% मैंने इम्प्लीमेंट किया, 20% मेरे फ्यूचर में आने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, एब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगा। तो इंटरफेस कब यूज करेंगे,
अगर मान लो मुझे एक कुछ तो चीज़ बनाना है और मेरी रिक्वायरमेंट अगर मेरी फिक्स है, मुझे इसके अलावा कुछ ऐड करना है, ना कुछ रिमूव करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगा? इंटरफ़ेस यूज़ करूँगा। बराबर ना? तब मैं क्या यूज़ करूँगा? इंटरफ़ेस यूज़ करूँगा। अभी मैं इसका एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई तो यूएसबी ड्राइवर है, बराबर ना? यूएसबी है। यूएसबी क्या है? बेसिक अगर देखा जाए मेरे लैपटॉप में या पीसी में यूएसबी लगाता हूँ। यहाँ पे जो यूएसबी का जो पोर्ट है वो क्या है? वो एक इंटरफ़ेस ही है। है ना? जैसे मैं माउस का यूएसबी यहाँ पे लगाता हूँ, तो क्या होता है इस यूएसबी में छोटा-सा कोड होता है, कॉपी होता है, जो बेसिक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर क्या करता है, इसको कॉपी कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो अभी इसके पीछे इंटरफ़ेस लिखा है, क्यों? इनकी रिक्वायरमेंट फिक्स है, आप माउस में जो भी रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट की, मिडल की, राइट की और नेविगेट करना, उसके अलावा कुछ इसके अंदर का कोड कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हो क्या? नहीं, उसका मतलब क्या? उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स हुई। अगर कोई लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप आता है, माउस आता है, आप मुझे बताओ लेटेस्ट वर्जन कोई माउस आता, तो आपको क्या करना पड़ता है? नया माउस खरीदना पड़ता है। आपका कोई पुराना माउस में आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हो क्या? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटरफेस हुआ। क्यों? इसकी जो उन्होंने जब माउस डिजाइन किया था उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स थी। आप उसमें ना कुछ ऐड कर सकते थे, ना कुछ रिमूव कर सकते। तो आपको जब नया मार्केट में आया तो आपको नया ही लेना पड़ा। इसके एडवांस में आएगा तो आपका ये काम का ना ये काम का, तो ये काम बनेगा। इसीलिए इंटरफेस होता है। तो याद रखना इंटरफेस कब यूज करना है? जब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स हो, ना उसमें कुछ मुझे ऐड करना है ना मॉडिफाई करना है, तब के केस में मैं क्या करूंगा? इंटरफेस करूंगा। इसीलिए क्या लिखा है? व्हेन माय स्कोप इज लिमिटेड आई विल गो फॉर इंटरफेस। अगर मुझे पता है इन फ्यूचर में जाएगा, तब मैं एब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगा। ठीक है? और कभी जहां जहां पे जिस जगह पे आपको आपके कुछ मेथड्स होंगे या कुछ वेरिएबल्स होंगे, आपको लगे प्राइवेट करना है या प्रोटेक्ट करना है, हाँ, तब के केस में एब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगा। क्यों? एब्स्ट्रैक्शन में चलता है, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है? सारी चीज़ पब्लिक करनी पड़ती है, तभी तक आपका काम बन सकता है, तभी तो आप पैरेंट की कुछ चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। यही तो लॉजिक है, राइट? उसके बाद का लास्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मोस्टली नहीं पूछते। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली? देखो, ये बेसिक कैप्सूल की तरह ही है। आपको नेट पे देखा तो कैप्सूल दिखाएगा। तो ये ऊपर का रैपर होता है और उसके अंदर एक्चुअली कोड होता है, डेटा होता है। आपका जो भी डेटा होता है वो बेसिकली हाइड होता है, राइट? एनकैप्सुलेशन जो होता है वो डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर चलता है, राइट? इसीलिए एनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म वेयर यू बाइंड योर डेटा एंड कोड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। इस केस में मोस्टली ये डेटा ओरिएंटेड, डेटा इज हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। दुनिया से आपका पूरा डेटा, जैसे आपका पासवर्ड हुआ, बहुत आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये हाइड होना चाहिए कि नहीं? प्राइवेसी, अभी प्राइवेसी का वही चल रहा है ना, वो प्राइवेसी तो ये प्राइवेसी आपकी हाइड होना चाहिए, तो इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। अभी आपके जो भी यूजर, आपके जो भी डिटेल्स है वो सारे जग देखना चाहिए क्या? नहीं, आपको पता है आपको किसको प्राइवेसी देना है। कैन बी एक्सेस ओनली वाया करंट क्लास मेथड। अगर आपको इसका एक्सेस करना है तो आपको इसमें दो ही चीज़ें याद रखना है आपको। गेटर एंड सेटर मेथड होता है जिससे आप आपके चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड होता है। ओके। और इसमें अगर आप देखोगे ना, इनकैप्सुलेशन हर चीज़, आपके जो भी डेटा मेंबर होता है हमेशा वो प्राइवेट होता है। अगर आपको किसी ने एनकैप्सुलेशन के बारे में कभी पूछा, तब बताना एनकैप्सुलेशन इट इज मोर ओरिएंटेड, डेटा हिडन ओरिएंटेड। और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स, वो हमेशा प्राइवेट होते हैं। और आपको इसको एक्सेस करना है गेट एंड सेटल मेथड, राइट? ओके, लास्ट क्वेश्चन है। तो इंटर में भी क्वेश्चन भाई एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, हाँ तो ये तो पता चल गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्शन में अगर देखा जाएगा, आपका इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं उसको हाइड करने का तरीका है। एनकैप्सुलेशन है वो डेटा के ओरिएंटेड, मतलब डेटा अंदर आता है और जब आपका इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर आता है। इनकैप्सुलेशन इसके अंदर आता है और एब्स्ट्रैक्शन होता है ऊपर आता है। ये डेटा ओरिएंटेड होता है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड, आपका आपने जो मॉडल किया है वो उसे कोई चोरी ना करे, इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट? इतना ही है जावा के लिए। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट करूंगा तो इसमें जावा के क्वेश्चंस लूंगा, फिर उसके बाद सिनोनिम करेंगे, फिर टेस्ट एंजॉय करेंगे।